जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हास्य ज्ञान श्री रिसर्च में। और दोस्तों 6 NCERT ज्योग्राफी का लास्ट एंड अंतिम चैप्टर है, ठीक है, 8 एंड लास्ट चैप्टर। इसमें भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए आज ही है और 6 क्लास आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्र में सुनते हैं तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं अथवा दूसरों के इस संबंध में बात करते हुए भी सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है? मौसम क्या दोस्तों? तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूरज का विवरण इत्यादि शामिल होता है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा हो सकता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाता है तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने की ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर ऐसे भी दिन होते हैं कि जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दोनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो देखिए भारत के प्रमुख मौसम क्या होते हैं। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ठंड का मौसम होता है जिसे सर्दी कहते हैं। अगर मार्च से लेकर के मई तक गर्मी का मौसम होता है जिसको गर्मी का मौसम होता है तो उसको गर्मी का मौसम कहेंगे। जून से लेकर के सितंबर तक दोस्तों वर्षा का मौसम होता है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। और वही अगर अक्टूबर से नवंबर तक की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर मानसून लौटने का समय होता है और वो शरद ऋतु कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चार मौसम के बारे में पढ़ेंगे भारत में, ठीक। बोल रहा है शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या है? ठंडे मौसम में सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है और इसी को शीत ऋतु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी में के मौसम में सूरज की किरणें अधिकतर क्या होती है? सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म शुष्क हवा चलती है जिसको लू कहा जाता है। और यहाँ पे आगे दे रहा है वो तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है या फिर वर्षा का मौसम क्या होता है। तो बोल रहा है कि यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। मतलब जब मानसून आता है ना हमारे देश में, जैसे पवन बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश कर रही है या फिर अरब सागर से भारत की ओर प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो स्थल की ओर प्रवेश करती है ना, तो इस साथ में क्या होती है? नमी लेकर के आती है, क्योंकि उधर तो अरब सागर में भी जल है, पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में भी जल है। तो उधर से जब हवाएं आती है ना तो अपने साथ साथ नमी भी लेकर के आती है और फिर वो यहाँ पर्वत पहाड़ से टकरा करके बरसती है, वर्षा होकर के बरस जाती है। इसके कारण इसको वर्षा ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। वही अगर मानसून लौटने की बात कहा जाए, मानसून लौटने का मौसम क्या होता है? तो मानसून लौटने का मौसम दोस्तों इस समय पवन क्या हो जाती है कि स्थल भाग में पुनः से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है या फिर अरब सागर की ओर बहती है, मतलब अपनी जगह वापस चल जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? मानसून लौटने का समय, यानी कि मानसून अब लौट रहा है। इसको कहते हैं भारत के दक्षिणी भाग में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो इस मौसम में भी वर्षा होती है, ठीक। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब देखिए मौसम और जलवायु में बहुत अंतर है। मौसम प्रतिदिन के दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रहा है वो मौसम है, लेकिन किसी स्थान पर अनेक वर्ष में जो मौसम मापी गई ना वो औसत चीज़ क्या हो जाती है? जलवायु कहलाती है। बोल रहा है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द का अरबी भाषा है मौसम ले लिया गया है, मतलब जिसका अर्थ होता है कि मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन होना, ठीक है। अब बोल रहा है किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी या ऊंचा बच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में भी क्षेत्रीय विभिन्नता का भी अनुभव होता है। जैसे राजस्थान में मरुस्थल है तो वहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। वहाँ जम्मू कश्मीर, वही जब जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल की बात करें तो वहाँ पर बर्फीली ठंड है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कलकत्ता में बात करें तो जलवायु क्या है? मध्यम स्तर में है। तो ये तीनों प्रकार की जलवायु, तो कहीं पे जाओ बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, कहीं पे मध्यम ऐसे है। तो इसको मतलब इस तरह की स्थिति, तीनों ही स्थिति भारत में है। इसको कहते हैं मानसून जलवायु, यहाँ पे इसी कारण है। बोल रहा है कि तटीय क्षेत्र में जैसे मुंबई और कोलकाता में मध्यम, न ही अधिक ठंड है, गर्म है, और नहीं अधिक ठंड है। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र होती है। तो समुद्र तट पर तो बहुत अधिक आर्द्र होगा। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मानसी राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में जो है वर्षा होती ही नहीं है। तो कोई कोई वर्ष ऐसा भी होता है दोस्तों जो राजस्थान के जैसलमेर और में जो है वर्षा होती ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और वही अगर मेघालय की बात करें, मेघालय के मानसी नाम में तो बहुत अधिक वर्षा होती है। अब दोस्तों देखिए बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है।
प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जाने तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन को देखते हैं। हरे घास वाले मैदान को में खेलना कितना अच्छा लगता है। तो हम लोग बचपन में खेलते हैं हरे घास के मैदान में, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। तो जो पौधे छोटे होते हैं ना उसको झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस हो गया, फूलों वाले पौधा हो गया इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं और पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम, ये सारे। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल में पत्ती बहुत कम होता है। घास, झाड़ियां और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं ना उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब मनुष्य उसको उगाया नहीं है, मनुष्य उसको उगने के लिए नहीं वहाँ पे न रोपा है न बुना है, और वो उग गया है अपने आप, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे वर्षा, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। मतलब वर्षा कम पड़ेगा तो अलग प्रकार की वनस्पति उगेगी, वर्षा ज़्यादा होगा तभी अलग प्रकार की वनस्पति उग जाएगी। और तो इस तरह से अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पतियाँ उगती है। जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति भी पाई जाती है। आइए हमें वनों की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में जानते हैं। बोल रहा है वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए भी पेड़ पौधा बहुत मतलब इंपॉर्टेंस रहते हैं। बोल रहा है कि पौधे की जड़ें मिट्टी को क्या करती है, बांधे रखती है, इसलिए मिट्टी का अपरदन नहीं होता। मतलब मिट्टी के अपरदन को भी रोकती है। अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मिट्टी के कटाव को भी क्या करती है, पौधे अपने जड़ों के साथ रोकी हुई रहती है। बोल रहा है वनों से हमें ईंधन की प्राप्ति होती है, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, मतलब लाख या शरद, गोंद इत्यादि चीज़ की भी प्राप्ति होती है। वन जीव की प्राकृतिक निवास है। मतलब जो वन्य जीव है, जो वन में रहने वाले जीव, उसके प्राकृतिक निवास भी है पेड़ पौधे। वन पेड़ की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मना करके अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि ये लोग जो है पेड़ पौधों के बचाव की ओर ध्यान दें। अब देखिए वन प्राणी क्या है, जो वन में रहते हैं उस प्राणी के बारे में जानते हैं। और वन विभिन्न प्रकार के वन जीव का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, पक्षी, स्तनधारी, कीट, कृमि इत्यादि का निवास यहाँ पे वन में होता है। बोल रहा है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या हमारा राष्ट्रीय पशु है, देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर का निवास है। तो पूछेगा गुजरात में गिर वन किसके लिए जो है विख्यात है, तो गुजरात के गिर वन अभ्यारण्य में जो है एशियाई शेर का क्या है, निवास है। हाथी तथा एक सिंगा वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम के जंगल में घूमते हैं। हाथी केरल के कर्नाटक में भी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। जंगली तथा कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। जंगली बकरी, हिमतेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर होते हैं, जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में भी पाए जाते हैं। तो सबको अलग अलग दोस्तों मौसम अलग अलग मतलब परिस्थिति के अनुसार वो लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, जो जैसा वातावरण अच्छा महसूस करते हैं। ठीक, मतलब भारत में पक्षियों को भी ऐसी ही प्रचुरता है। जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि भी हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उसके प्राकृतिक निवास प्रदान करने का काम कर रही है। उद्यान शिकारियों में पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो पक्षी का नाम पूछ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बता दीजिए। मतलब भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां होती है। सांप की भी सैकड़ों प्रजाति, जैसे कोबरा हो गया, करैत हो गया, सारे सांप की प्रजाति है। बोल रहा है वनों के काटने, जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। बहुत से प्रजातियों को समाप्त भी हो चुकी है। बहुत सी जो प्रजातियां हैं समाप्त भी हो चुकी है। इसको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क खुल रहा है, पशु विहार खुल रहा है, तथा जीव मंडल में आरक्षित क्षेत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि इसकी समापन न हो। सरकार ने पक्षियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना को भी शुरू किया है। हस्त परियोजना हाथी के लिए, बाघ परियोजना बाघों के लिए खोला गया है, जो मतलब बिना समाप्त होती जा रही, तो इसके लिए परियोजनाएं खोली जा रही है। क्या आप भारत की कुछ जो परियोजनाएं खोली गई है ना, पशु विहार का नाम मानचित्र पर बताइए। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। अब देखिए बोल रहा है आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। मतलब जो वन्य जीव के संरक्षण कर रहे हैं तो आप उसमें भी हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, जैसे हड्डी हो गया, सींग हो गया, पंख हो, इससे जो पदार्थ बनते हैं ना, उसको खरीदने से इनकार कर दीजिए। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले माह में वन जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो कोई पूछे वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को जो है वन जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, तो एक न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ पे दिया है। और दोस्तों देखिए ये चैप्टर तो खत्म हो गया।
ठीक है। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें थी, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें 6 क्लास में। अब आते हैं 7th क्लास के बारे में। तो मिलते हैं फिर कल हम लोग 7th क्लास के बारे में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख पाएँ लोग, ठीक है। और आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी की पढ़ाई कीजिए, और बार बार हम आपको बोलते हैं कि कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपको अच्छे लंबे समय तक जो है ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी चैनल पर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।